Question number 1. A student adds weights to an elastic cord. He measures the length of the cord for each weight. He then plots a graph from the results as shown. अगर हम ओके अब हम देख लेते हैं कि व्हाट हैज़ ही प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सेस ये यहाँ पे वेट है. सो मेजर्ड लेंथ. अब मेजर्ड लेंथ क्या होगी, मतलब एटलीस्ट कॉर्ड की कोई तो लेंथ है ना, एक्स है फॉर एग्जांपल, मतलब यहाँ पे हम एक्स है, उसके बाद अगर हम ऐड करते जा रहे हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, राइट. तो वो इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इसका मतलब है कि ग्राफ एटलीस्ट किसी पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, उसकी लेंथ जीरो नहीं हो सकती. सो ये मेजर्ड लेंथ नहीं है. अगर ओरिजिनल लेंथ की बात है तो ओरिजिनल लेंथ एक स्पेसिफिक वैल्यू जैसे एक्स है, ओके, और ओरिजिनल लेंथ तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू मतलब इस तरह से होना चाहिए था. सो ये भी नहीं है. फिर मेजर्ड लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ ये नहीं होगा. जो हम प्लॉट करते हैं वो थी एक्सटेंशन, मतलब वेट ऐड करने के बाद कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है. सो एक्सटेंशन होती है मेजर्ड लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ. सो हम प्लॉट करें डी विच इज एक्सटेंशन. क्वेश्चन नंबर 2. इन विच सिचुएशन इज नो रिजल्टेंट फोर्स नीडेड. तो अ कार चेंजिंग डायरेक्शन एट अ स्टेडी स्पीड, तो उधर रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होती है. सो यहाँ पे इट्स नीडेड. नो मीन्स कि जहाँ नहीं चाहिए. अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्टेडी स्पीड, तो वो बस ये कांस्टेंट स्पीड पर मूव करिए, सो देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ओके, सो यहाँ पे नहीं चाहिए, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. अ कार स्लोइंग डाउन रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, और स्पीडिंग अप में भी इसी तरह चाहिए होती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 3. विच प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी कैन बी चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स टू द बॉडी. सिर्फ मैथ चेंज नहीं होता, बाकी सबको चेंज हो सकता है. मैथ, मोशन एंड शेप. नो, मोशन चेंज हो सकता है, स्पीड चेंज हो सकती है, मैथ नहीं हो सकता. मैथ, मोशन बट नॉट शेप. मैथ नहीं हो सकता, मोशन हो सकता है और शेप भी हो सकती है. सो दिस इज रॉन्ग. Mass and shape but not motion. Motion and shape हो सकता है, mass नहीं हो सकता. Motion and shape yes but not mass. Yes, this option is correct. Question number 4. Which list contains only properties of an object that can be changed by a force? तो ये almost same question है. Direction of motion, mass and shape. No. Direction of motion, mass and speed. No. Direction of motion yes. Shape yes and speed भी change हो सकती है. Correct. Mass नहीं हो सकता. Again, so mass वाली सारी options cancelled and option C is correct. Question number 5. The diagram shows only three forces acting on an object. What is the resultant force? तो इस डायरेक्शन में टोटल हमारे पास फोर्स कितनी हो गई, 3 + 2 5 न्यूटन. एंड इस डायरेक्शन में कितनी हो गई, 5 न्यूटन. तो जितनी फोर्स उसे आगे पुश करिए उतनी फोर्स उसे बैकवर्ड्स पुश करिए. सो 5 - 5 0. सो देयर इज नो नेट इफेक्ट. सो 0 न्यूटन इज द रिजल्टेंट फोर्स. Question number 6. A student measures the length of a spring. She then hangs different weights from the spring. She measures the length of the spring for each different weight. The table shows her results. What is the extension of the spring when the weight hung from it is 3 न्यूटन. ये 3 न्यूटन है, ये उस पर लेंथ आ रही है, ओके, जो न्यू लेंथ है, ओके. और ये जो है जीरो वेट के साथ, यानी ओरिजिनल लेंथ ये है स्प्रिंग की, ठीक है. तो एक्सटेंशन क्या होती है, लोडेड लेंथ माइनस अनलोडेड लेंथ, सही है. सो अब ये लोडेड लेंथ है 533. हमने जब ये वेट लगाया तो ये लोडेड लेंथ आई, और अनलोडेड कितनी थी, जीरो वेट यानी 520. सो 533 - 520 इज 13 mm. सो द एक्सटेंशन इज 13 mm. ऑप्शन डी. Question number 9. Question number 7. The diagram show 4 identical objects. Each object is acted on by only the 3 forces shown. Which object accelerates to the right with the smallest acceleration? यानी acceleration होनी चाहिए and towards right. ये right है, so इस direction होनी चाहिए, और ये left है, okay. So let's check. यहाँ 10 है और इस साइड पे 50 एक्ट कर रही है, ओके. सो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, 50 - 10. हम बड़ी वाली फोर्सेस से छोटी फोर्सेस सब्ट्रैक्ट करते हैं, टोटल 50 है यहाँ पे. सो 50 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, लेकिन ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस साइड वाली फोर्स बड़ी है. सो 40 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. तो ये तो लेफ्ट की तरफ है, सो दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं. यहाँ पे 30 न्यूटन इस डायरेक्शन में एंड 30 इस डायरेक्शन में. सो नेट इफेक्ट जीरो आ रहा है, मीन्स कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो डायरेक्शन हम नहीं बता सकते. सो इट्स अगेन रॉन्ग. फिर ऑप्शन सी. इसमें इस तरफ कितनी है, 40 न्यूटन की एक्सेलरेशन आ रही है, राइट, और इस तरफ 20. सो नेट इफेक्ट कितना आएगा, 20 न्यूटन टुवर्ड्स दी राइट, सही है. यानी इन्होंने कौन सा बोला था, टुवर्ड्स द राइट. यस, दिस वन इज करेक्ट. 20 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट है आंसर इसका. और फिर हम ये चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं है, एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाइड है, और वो 60 न्यूटन इस डायरेक्शन में, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स चाहिए होती है हमें एक्सेलरेशन के लिए. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Question number 8. Different weights are hung from a spring. The diagram shows the original length of the spring and the lengths when different weights are added. Okay, तो ये 15 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ है. जब 20 न्यूटन का लोड ऐड किया तो ये लेंथ आई. अब हमने बताना है कि ये कितना लोड है जिसके ऊपर इतनी एक्सटेंशन आई. द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट हंग फ्रॉम इट. व्हाट इज द वेट, डब्ल्यू. तो इसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं अगर कर लूँ यहाँ पे एक्सटेंशन पहले मैं कैलकुलेट करती हूँ 20 न्यूटन पर, ठीक है. सो एक्सटेंशन एट 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, ये आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है. अब इस पर कितनी एक्सटेंशन आई है, 35 - 15, एक्सटेंशन 1, और इसको मैं एक्सटेंशन 2 कह देती हूँ, सही है. सो एक्सटेंशन 2 इज 35 माइनस ओरिजिनल लेंथ है 15 इज इक्वल्स टू 20, सही है. तो अब मैंने देखना है कि ये कितना है. सो अगर मैं कहूँ कि लोड रेशो नहीं, मैं इसको कह लेती हूँ L1 रेशो L2, ठीक है. लोड 1 मेरे पास क्या है, 20, और लोड 2 एक्स ले लेती हूँ क्योंकि वो अननोन है. अब जो 20 न्यूटन वाले लोड पे मेरे पास एक्सटेंशन आई है वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर. इसको 10 ले लिया, और इस पर कितनी एक्सटेंशन आई, 20, राइट. सो ये मेरे पास बन गया. अब मैंने एक्स की वैल्यू, बल्कि डब्ल्यू है ना, तो मैं इसको डब्ल्यू भी कर देती हूँ. अब मैंने डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी लाइक दिस. और अब इसको मैं कर सकती हूँ 20 × 20 इज 400 इज इक्वल्स टू 10 डब्ल्यू. अब मुझे डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, सो 400 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू. ये से कैंसिल आउट हो गया. सो 40 न्यूटन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू. मैं इस पर एफ इज इक्वल्स टू के ई वाला फॉर्मूला करके के कॉन्स्टेंट भी फाइंड आउट कर सकती थी, लेकिन ये भी करेक्ट है. सो 40 न्यूटन इज द आंसर, ऑप्शन सी. Question number 9. A car travels along a horizontal road at a constant speed. Three horizontal forces act on the car. The diagram shows two of these three forces. What is the size and direction of the third horizontal force? कांस्टेंट स्पीड हो या एट रेस्ट हो, तो इट मीन्स के जो फोर्सेस का नेट इफेक्ट है वो है 0. तो अगर इधर 1500 लग रहा है और यहाँ पे 300, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट करी है जो 1200 न्यूटन की है, राइट. तभी जब मैं 1200 प्लस 300 करी तो इस डायरेक्शन में टोटल 1500 है, इस डायरेक्शन में टोटल 1500. सो व्हेन आई डू 1500 माइनस 1500, मेरा आंसर आ रहा है 0 न्यूटन से. तो इसका मतलब कि 1200 है बैकवर्ड्स, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, ये मूव इस डायरेक्शन में करे, तो इट मीन्स कि फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके. सो इट्स 1200 बैकवर्ड्स, ऑप्शन ए.
क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सटेंशन लोड ग्राफ और स्प्रिंग इज शोन, द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 17 सेंटीमीटर। यानी जब एक्सटेंशन मतलब जब जीरो लोड था तो उसकी लेंथ थी 17 सेंटीमीटर और यानी जीरो एक्सटेंशन थी। नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग फ्रॉम द स्प्रिंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 19.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें ये जो मिली हुई है ग्राफ ये एक्सटेंशन अगेंस्ट लोड की है, तो पहले मुझे एक्सटेंशन कैलकुलेट करनी है, कितनी है 19.2 लोडेड लेंथ माइनस अनलोडेड यानी ओरिजिनल लेंथ थी 17, सो इट्स 2.2 यानी एक्सटेंशन 2.2 है। अब मैं चेक करती हूँ कि मेरे पास 2.2 एक्सटेंशन किस लोड पे आ रही है। सो ये है 2, ईच स्मॉल बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग 0.1 सही है, क्योंकि ये 10 बॉक्सेज हैं बीच में 1 का गैप है, सो 0.1 एंड ये 0.2, इट मीन्स ये 2.2 हो गया, राइट। सो ये 2.2 और यहाँ से ये एग्जैक्ट क्या है वैल्यू 3 न्यूटन। सो 3 न्यूटन पे थी मेरे पास स्प्रिंग की लेंथ 19.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉक्स इज बीइंग लिफ्टेड बाय अ फोर्क लिफ्ट ट्रक, ये ट्रक है, ओके। द वेट ऑफ द बॉक्स, ये जो बॉक्स लिफ्ट किया जा रहा है इसका वेट है 3000 न्यूटन्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्क लिफ्ट ट्रक ऑन द बॉक्स इज 35000 वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉक्स। अब जो वेट होता है वो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से होता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ, सो इट्स 3000 न्यूटन्स, ठीक है। और ये जो मशीन है ये इस पे बॉक्स पे एक वो लगा रही है फोर्स वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, और ये है 3500 न्यूटन्स। तो रिजल्टेंट क्या होता है, हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स की वैल्यू माइनस करेंगे, 3500 माइनस 3000 इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन। डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, बड़ी फोर्स की डायरेक्शन में, सो अपवर्ड्स होगी डायरेक्शन, 500 न्यूटन अपवर्ड्स, इट्स ऑप्शन बी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12, a satellite orbits the earth above the atmosphere at a constant speed. The diagram shows the satellite at one point in its circular orbit around the earth. Which labeled arrow shows the direction of resultant force on the satellite at the position shown? So जब भी कोई सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये सेंटर है, सो टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा जा रहा है, डी, ओके। और ये बी तो रॉन्ग हो गया, ए और सी जो होती हैं टेंजेंट्स, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रही होती हैं, सो इससे हमें यूज़ करते हैं, लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स होगी इट विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 13, an object of mass 50 kilograms accelerates from a velocity of 2 meter per second to a velocity of 10 meter per second in the same direction. What is the impulse provided to cause this acceleration? So impulse is equals to force multiplied by time, right? और force हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वेट मैंने हमें टाइम नहीं बताया हुआ। So impulse is equals to डेल्टा एम चेंज इन मोमेंटम, हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो इम्पल्स इज इक्वल्स टू एम ई माइनस यू, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब हमें फाइनल स्पीड उन्हें दी है, एक्सेलरेट्स फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी है v और ये इनिशियल वेलोसिटी है u। सो मैथ इसका कितना है 50 इंटू फाइनल 10 माइनस इनिशियल 2, राइट। सो मोमेंटम इज इक्वल्स टू 50 इंटू 8 और 50 इंटू 8 होता है 400, सो इट्स 400 न्यूटन सेकेंड्स। सो इम्पल्स आ गई मेरे पास 400 न्यूटन सेकेंड्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, अ स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी का और डायरेक्शन नहीं होती। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनमें दोनों होते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, सो अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, नो मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ये भी रॉन्ग है, मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दिस इज करेक्ट, डायरेक्शन बट नो मैग्नीट्यूड अगेन रॉन्ग, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 15, an object is acted upon 3 Newton force and by a 4 Newton force. Each diagram shows the two forces. Each diagram also shows the resultant x of these two forces. So अब हमने बताना है कि अच्छा which diagram, okay, तो हमने बताना है रिजल्टेंट कौन सा है। जब भी इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट करी हो तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से निकलता है, मतलब जो डायगनल होता है ना वो उनका रिजल्टेंट होता है। सो अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ये दोनों तो रॉन्ग है क्योंकि इस तरह से जा रहा है, इस तरह से डायगनल बिल्कुल बीच से निकलना चाहिए। ये वाला जो है ये क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इस जगह से निकलने की बजाय इधर से निकल, अगेन दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट, यस। अगर मैं इसका एक रेक्टेंगल बना दूँ लाइक दिस, बिल्कुल प्रॉपर यूनिफॉर्म रेक्टेंगल शेप बनाऊँ मैं, दिस एंड दिस, सी ये इसका डायगनल है, सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन सी। Question number 16. Okay, the engine of a car produces driving force 5000 Newton on the car. Resistive forces are also act on the car as shown. तो ये ड्राइविंग फोर्स है फॉरवर्ड फोर्स और ये बैकवर्ड फोर्स है रेजिस्टिव फोर्सेस आर। द कार हैज अ मास ऑफ 800 kg एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। तो पहले हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ओके। रिजल्टेंट फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एफ इज इक्वल्स टू एन, ये वाली जो फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स है, ओके। सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू मास 800 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन 1, सो रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास कितनी है, ये 800 न्यूटन। अब जो कार है वो फॉरवर्ड मूव करिए, यानी ये वाली फोर्स ग्रेटर है और ये वाली फोर्स स्मॉलर है, ओके। जब हम रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम ग्रेटर माइनस स्मॉलर फोर्स करते हैं, राइट। सो अब मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेटर वाली माइनस स्मॉलर, ओके। अब मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स है 800 इज इक्वल्स टू ग्रेटर फोर्स मेरे पास कितनी है 5000 माइनस स्मॉलर वाली मैंने खुद कैलकुलेट करनी है, ओके। तो मैं इसको एस लिख लेती हूँ जो मैंने अभी कैलकुलेट करी, बाकी वैल्यू आर फाइंड करेंगे तो इसको आर ही ले लेते हैं, ओके। नाउ 800 माइनस 5000 इज इक्वल्स टू माइनस आर, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 4200 इज इक्वल्स टू माइनस आर। अब आर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो आर इज इक्वल्स टू 4200 न्यूटन्स, ये, ओके। सो आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, ऑप्शन बी 4200 न्यूटन्स। क्वेश्चन नंबर 17, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, ओके। विच स्टेटमेंट अबाउट द फोर्स नीडेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज करेक्ट। सो अ रिजल्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। अ फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल कीप्स द ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कल, इनका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी होगी विच इज रॉन्ग, डायरेक्शन इस तरह से होगी ना टुवर्ड्स द सेंटर, सो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी। अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स इट मूविंग इन द सर्कल। अब इसका मोशन किस तरह से, ये ऑब्जेक्ट है तो उसका मोशन किस में होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन होगा, सो दिस इज रॉन्ग क्योंकि फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी। A force towards the center of the circle keeps the object moving in a circle, yes, this is correct. No force is needed, ये बात wrong है क्योंकि a resultant force is needed.
Question number 18. Which list contains only vector quantities? Energy, force and velocity. Energy is not a vector quantity, हमें उसकी डायरेक्शन नहीं पता होती. Force is a vector quantity, डायरेक्शन पता होती है, velocity की पता होती है, लेकिन ये ऑप्शन रॉन्ग है. Speed, acceleration and force. Speed is not a vector quantity, velocity होती है, acceleration and forces are vector quantities. लेकिन speed नहीं है, so this option is again wrong. Velocity, energy and acceleration. Velocity and acceleration होती है, energy नहीं होती, so this is wrong. Then option D, velocity, yes. Force, yes. Acceleration, yes. तीनों vector quantities हैं, so option D is correct. Question number 19. A gas molecule strikes the wall of a container. The molecule rebounds with the same speed. यानी ये speed भी same थी, ये speed भी same है. What happens to the kinetic energy and what happens to the momentum of the molecule? Okay, kinetic energy क्या होती है? Kinetic energy is equals to 1/2 mv square. Okay. अब जब इसमें दो चीज़ें हमारे पास मैटर करती हैं, mass और velocity. अब बॉल एक ही है, so mass obviously constant रहेगा. अब उन्होंने बताया कि rebounds with the same speed. Okay. सेम स्पीड यानी मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है ना, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है. अगर यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज भी हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो डेफिनेटली ऑपोजिट हो रही है ना, पहले ये थी फिर ये थी लेकिन क्योंकि एनर्जी है तो हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करें. मैग्नीट्यूड सेम है, स्पीड कांस्टेंट थी ना, सो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम. अब मोमेंटम हम चेक कर लेते हैं. ओके, मोमेंटम जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, एंड मोमेंटम इज mv. ओके, मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv यानी मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. मास तो कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी का मैंने बताया कि डायरेक्शन पहले इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर वो इस डायरेक्शन में जा रही है. दिस मीन्स कि वेलोसिटी यानी अगर मोमेंटम पहले फॉर एग्जांपल पॉजिटिव x था, तो इसमें आके मोमेंटम क्या हो रहा है, नेगेटिव x. अगर मैं वैल्यूज करके दिखाऊँ तो लेट्स सी, इसका फॉर एग्जांपल जो बॉल है उसका मास है 2 kg, ठीक है, और जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है, और इस जाहिर है जब उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -5 मीटर पर सेकंड. सही, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो साइन चेंज हो गया. अब हम देखते हैं, पहले मेरे पास मोमेंटम कितना आ रहा है, इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 10 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है. अब जो न्यू मोमेंटम है वो क्या आएगा, 2 इंटू -5, दिस मीन्स -10 kg मीटर पर सेकंड. सो इट मीन्स के चेंजेस. ओके, मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो रही है. हमने उसे उसी एस्पेक्ट से देखना है कि एक जो मतलब क्वांटिटी है वो स्केलर है, वेक्टर. एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो हम स्केलर के एस्पेक्ट से देखेंगे, जबकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 20. एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड. व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्ट इज करेक्ट? कांस्टेंट स्पीड है लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है. ओके, इट हैज़ अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जब स्पीड कांस्टेंट है, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली उसका मास भी कांस्टेंट रहेगा, राइट. सो इट विल हैव अ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी. यहाँ है कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, सो नो, दिस इज रॉन्ग. देन इट हैज़ अ चेंजिंग मोमेंटम. मोमेंटम यस, अभी जो हमने ऊपर किया था ऑलमोस्ट उसी तरह से. ओके, अगर हर पॉइंट पे, अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, ये सेंटर है, ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट की डायरेक्शन होती है. एक पॉइंट पे ये हो गई, इस पॉइंट पे ये हो गई, इस पॉइंट पे ये हो गई, इस पॉइंट पे ये हो गई. ओके, तो वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे चेंज करिए थ्रू आउट दी सर्कमफेरेंस, ठीक है. सो वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो डेफिनेटली मोमेंटम की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज होगी. बेशक मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो हम कहेंगे कि मोमेंटम चेंज हो रहा है, ऑल्दो मास सेम है. ओके, सो मोमेंटम विल चेंज, यस. Then it has a constant velocity. No, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी के लिए हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है. अगर एक भी चीज़ चेंज हो रही है तो इट मीन्स कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती. वेलोसिटी इज चेंजिंग, रॉन्ग. इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, सो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका रेट भी है, दिस मीन्स कि एक्सेलरेशन है. इट इज़ अच्छा, इट इज़ नॉट एक्सेलरेटिंग, तो ये ऐसी बात गलत हो गई. सो ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट. Question number 21. The diagram, अच्छा, which diagram shows the magnitude and direction of the resultant of two forces F1 and F2. अब ये दोनों opposite direction में एक्ट करेंगे, तो मैंने बताया था कि जो resultant होगा वो सेंटर से पास करेगा in outwards direction, ठीक है. तो ये दो डेफिनेटली रॉन्ग हो गए. ये दो करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन है ना रिजल्टेंट की वो इनवर्स है, सो दिस इज रॉन्ग. इसका डायगोनल ये वाली, ये इसको मैं अगेन अगर बनाऊँ पैरेललोग्राम टाइप की शेप बन गई, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 22. Two cars P and Q have different masses and different speeds as shown. ये इन्होंने शो किया हुआ है. Then which row correctly compares the momentum and kinetic energy of P with the momentum and kinetic energy of Q? Okay, so सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ. What is momentum? Mass multiplied by velocity. तो जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मोमेंटम कितना आ जाएगा? This is 10,000 kg मीटर पर सेकंड. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर. वेलोसिटी स्क्वायर 10 स्क्वायर हो गया 100. दिस मीन्स के इसकी जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो ये 500 इंटू 100 yes, this is 50,000 joules. ओके, जॉल्स में होती है. एंड देन वी हैव यहाँ पे इसकी मेरे पास जो है वो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, सो दिस इज 500 इंटू 20 हो जाएगा 10 1 2 3 अगेन. ओके, ये सेम आ रही है kg मीटर पर सेकंड, ये इसका मोमेंटम आ गया, सॉरी kg मीटर पर सेकंड. एंड नाउ काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 20 स्क्वायर इज 400, राइट. सो दिस इज 1/2 इंटू 2 1 2 3 4, ये आ रही है 10,000 नहीं 100,000. सो इसके लिए डबल है ऑलमोस्ट. ओके, इस वाले के नहीं, ये कितना है, दिस इज डबल ऑफ दिस. क्यू का मैस पी वाले, सॉरी 2 की काइनेटिक एनर्जी है वो पी की काइनेटिक एनर्जी से ऑलमोस्ट डबल है. इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2p, इससे डबल हो गई. ओके, नाउ लेट्स चेक कि हमने कंपेयर करना है मोमेंटम पी और क्यू का क्या था, सेम था, p इक्वल टू क्यू, p इक्वल टू क्यू. ओके, देन आई हैव काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी p इक्वल टू क्यू, नो, p लेस देन क्यू. यस, p की कम थी, q की डबल थी, सो p लेस देन क्यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट. Then question number 23. Which list contains only vector quantities? So acceleration, energy, force and mass. बाकी तीनों हैं, नहीं बाकी दोनों हैं. Energy and mass are not vector. Then acceleration, force, momentum, velocity. Yes, ये चारों vector quantities हैं. Distance is not a vector quantity. Energy नहीं है, mass नहीं, speed नहीं है, तो चारों वो हैं scalar quantities. Then I have distance, momentum, power, speed. तो इसमें से distance नहीं है, power भी नहीं है, and then momentum and speed भी नहीं है. So only B option is correct. चारों की चारों vector है.
क्वेश्चन नंबर 24, द डायग्राम शो अ स्प्रिंग एंड अ ग्राफ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग अगेंस्ट द लोड अप्लाइड टू इट. ओके, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जब कोई लोड नहीं था तो उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो 2.5 है. ओके, फिर उसके बाद जैसे जैसे एक्सटेंशन आती जा रही है, हम वेट ऐड करें तो उसकी जो लोडेड लेंथ है वो उन्होंने प्लॉट की है. देन व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन अ लोड ऑफ 40 न्यूटन इज अप्लाइड. अब मुझे उसकी अनलोडेड लेंथ पता चल गई 2.5. अब मैं लोडेड लेंथ देखती हूँ एट 40 न्यूटन और फिर मैंने लोडेड माइनस अनलोडेड करके एक्सटेंशन कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो 40 न्यूटन ये आ गया. इस पर मेरे पास वैल्यू जो आ रही है दिस इज ये कितनी आ गई 4. सो 4 लोडेड है माइनस अनलोडेड 2.5. सो मेरे पास एक्सटेंशन आ रही है दिस इज 1.5 सेंटीमीटर्स. सो एक्सटेंशन इज ऑप्शन ए 1.5 सेंटीमीटर्स. सही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. A girl of mass 50 kgs runs at 6 meter per second. What is her momentum? So momentum is equals to mass multiplied by velocity. इसका mass है 50 and velocity is 6. So momentum आ गया 16 are 30 and 300 kg meter per second. So momentum is option B ये. Okay. Then हाँ ये वाला क्यों नहीं किया क्योंकि जॉल्स में एनर्जी होती है, मोमेंटम नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 26. A vehicle of mass 900 kgs is traveling with a velocity of 20 meter per second. What is the momentum of the vehicle? So again momentum is mass multiplied by velocity. So 900 multiplied by 20. So this is going to be 18,000. So 18,000 हमें यूनिट्स देख लेंगे, ये गलत हो गया दोनों. यूनिट्स है मेरे पास 18. अच्छा ये 40 से मेरे पास ये वाली ऑप्शन करेक्ट. So 18,000 kg meters per second. Then which list contains only scalar quantities. पहले वेक्टर पूछा था, अब स्केलर है. ऑल्दो हमारे पास उन्होंने ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम दी है. एक्सेलरेशन, एनर्जी, फोर्स एंड मास. इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स नहीं है, ये दोनों वेक्टर है. सो दिस इज रॉन्ग. देन एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स नहीं है, मोमेंटम नहीं, वेलोसिटी, ये चारों वेक्टर क्वांटिटीज है. अगेन रॉन्ग. डिस्टेंस, एनर्जी, मास एंड स्पीड. यस, ये चारों स्केलर क्वांटिटीज है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. डिस्टेंस, मोमेंटम, स्पीड होती है एंड वेलोसिटी. सो इसमें हमारे पास ये दो नहीं है, सिर्फ स्पीड एंड डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज. ऑप्शन सी इज करेक्ट, जिसमें चारों हमारे पास स्केलर ही है. Question number 28. Okay, थोड़ा सा different है, थोड़ी सेम है. Different loads are hung on a spring. The diagram shows the length of the spring with and without the loads attached. Okay, so सबसे पहले ये जब कोई लोड नहीं था, इट मीन 0 न्यूटन लोड है, तो उसमें मेरे पास ओरिजिनल लेंथ है ये. ओके, ओरिजिनल लेंथ. देन आई हैव 200 न्यूटन का लोड और उसमें मेरे पास एक्सटेंशन कितनी आ रही है, ये लोडेड लेंथ है 40 एंड अनलोडेड, तो इसमें से हम लोडेड माइनस अनलोडेड करेंगे 40 माइनस 20. मेरे पास एक्सटेंशन कितनी आ रही है एट 200 न्यूटन का लोड 20 सेंटीमीटर. ओके, देन आई हैव 400 न्यूटन का लोड, तो उससे मेरे पास एक्सटेंशन कितनी आ रही है, लोडेड है 65 माइनस अनलोडेड 20 सेंटीमीटर. सो 65 माइनस 20 मेरे पास एक्सटेंशन आ गई 45 सेंटीमीटर. सही है. What is the extension of the spring when the load is 400 newtons? अच्छा वो उन्होंने शुक्र है पूछ लिया क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. सो द एक्सटेंशन इज 45 सेंटीमीटर्स. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 29. A ball is dropped onto a floor. Its speed just before hitting the floor is 3 meter per second. Which change would result in a speed of 6 meter per second just before hitting the floor? यानी जब उसने हिट किया फ्लोर को उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड थी. मुझे ऐसा क्या चेंज लाना है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जब वो फ्लोर को हिट करी. इग्नोर एनी इफेक्ट्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. ड्रॉप द बॉल फ्रॉम डबल द हाइट अबव द फ्लोर. अगर हम डबल हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा. लेट्स चेक. क्योंकि हम कहते हैं कि जी पी ई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो एम जी एच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी स्क्वायर, राइट. तो अब वो कह रहे हैं कि हमें स्पीड को यानी वेलोसिटी को डबल करना है, राइट. सो आई कैन से इफ एच इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर. मैं क्या लिखती हूँ, इफ एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. अगर हम एच डबल कर रहे हैं तो हमारे पास हमें ये भी डबल करना पड़ेगा. ओके, अगर मैं हाइट डबल कर रही हूँ एट एच द वेलोसिटी वाज 3. ओके, तो 2 एच पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2v स्क्वायर, राइट. इट विल बी 2v स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास, ये है वेलोसिटी, इसका स्क्वायर क्या आएगा 3 स्क्वायर. इट मीन्स के 2 × 9 मेरे पास 18. मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है, डबल नहीं हो रही, वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है. ओके, सो वो 18 हो रही है 6 होने की बजाय. से दिस रॉन्ग. ड्रॉप द बॉल फ्रॉम 4 टाइम्स द हाइट अबव द फ्लोर. 4 टाइम्स हाइट. सो लेट्स चेक दिस. ओके, पहले थी 4h कर लेते हैं 4h. सो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर. ओके, सो नाउ 4v स्क्वायर में क्या है 4 × 3 स्क्वायर. ये तो काफ़ी ज़्यादा, इससे भी डबल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 36 आएगी वैल्यू. मुझे सिर्फ हाँ 6 चाहिए. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. ड्रॉप दी बॉल फ्रॉम 4 टाइम्स दी हाइट, सॉरी यूज़ अ बॉल विद डबल दी मैस. हाँ ये हम देख लेते हैं अगर हम डबल मैस वाली बॉल यूज़ कर लें. सो एम, हाँ अब मैं सारी वैल्यूज डॉट करके देख लेती हूँ. लेट्स चेक. हम डबल मैस यूज़ कर रहे हैं, एक साइड पे डबल तो दूसरी साइड पे भी डबल हो जाएगा. ओके, लेट्स सी. हाँ अगर एक जगह मैस डबल हो रहा है तो दूसरी जगह भी मैस डबल हो जाएगा. अब मैं इनका रिलेशन चेक करती हूँ. एम, ओके, इसको मैं अगर यहाँ ले आऊँ 1/n इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. सो अगर मैं मैस को इंक्रीज़ कर दूँ तो वेलोसिटी 1 टाइम डिक्रीज़ हो रही है. अगर मैं इसको 4 टाइम्स इंक्रीज़ करूँ तो वेलोसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज़ हो रही है. सो इफ आई जस्ट से ये है 3 स्क्वायर 9 आता है. सो 9 को अगर मैं डिक्रीज़ कर दूँ, वेट मुझे समझ आ गया. वेट जस्ट सी, मैंने क्या रिलेशन बताया था, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. ओके, तो अगर मैं एच में एक दफ़ा इंक्रीज़ किया मतलब 1h है तो इसमें कितना आ जाएगा 0.5v × 0.5v, राइट. यानी इसको स्प्लिट किया जा रहा है. ओके, तो अगर मैं 2h कर लेती हूँ तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 1v × 1v, यानी 2h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. तो अब मुझे v में v को डबल करना है. ओके, 2v स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 × 2h यानी 4h, तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सी, ड्रॉप द बॉल फ्रॉम 4 टाइम्स दी हाइट. ओके, सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. इन विच पेयर आर बोथ क्वांटिटीज मेजर. एक मिनट मैं करके दिखा देती हूँ किसी वैल्यू के साथ. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पहले हाइट थी 2, ठीक है, और बाद में मैं से 4 टाइम्स कर लेती हूँ. 2 × 4 is 8, ठीक है. ये मेरे पास इनिशियल हाइट है और ये फाइनल, ठीक है. अब मैं रिलेशन बना के दिखाती हूँ. इस जगह पे मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि सो के ई इज इक्वल्स टू जी पी ई, राइट. तो 1/2 एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच. ओके, मैथ से मैथ कैंसिल आउट हो गया, राइट. अगर मैं इसको यहाँ लाके डिवाइड करूँ देन आई हैव इस 2 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. अब मुझे वी को सब्जेक्ट बनाना है, अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स. वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh. मेरा फॉर्मूला आ गया. अब मैं इसे पहले एक वैल्यू के साथ ट्राई करती हूँ, विच वाज 2. मैंने पहले हाइट को 2 लेना, ग्रेविटी 10 पे कांस्टेंट रहेगी. सो वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट
2 into 10 into 2. So v is equals to under root 400, which means that v is equals to अंडर रूट 20 हो जाएगा. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि v हमारे पास ये थी और हमने उसको वो करना है. तो पहले मैं इस तरह से ट्राई करती हूँ, फिर मैं दूसरी तरह से ट्राई करती हूँ. सो अब मेरे पास ये हो गई. ओके, अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँ, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट कितनी थी 8 ले ली मैंने. ओके, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 इंटू 2 16 मल्टीप्लाई बाई 10 160 नो 1600 सॉरी 8 2 16. सो ये आ गया सॉरी 160 ही है. एंड देन जब मैं इसको यूजिंग कैलकुलेटर पहले कर लूँ अंडर रूट ऑफ 1600 सी अंडर 1600. सो अंडर रूट 2 2 4 यहाँ पे 40 था सॉरी, इसीलिए यहाँ पे 160 है. ओके सॉरी, दिस इज मिस्टेक. अंडर रूट 40. ओके, अंडर रूट 40 इज इक्वल्स टू 6.32. ओके, हम दिख रहे हैं 6.32. एंड देन आई हैव अंडर रूट 160. सो अंडर रूट 160 इज इक्वल्स टू 12.6 डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो मेरे पास 6.3 आता है. दिस इज करेक्ट. ओके, मैं चाहती तो मैं ये वाली वैल्यूज पुट करके वेलोसिटी की तो मैं हाइट की वैल्यू निकाल सकती थी. ओके, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना था, अगर मैं हाइट को सब्जेक्ट बनाऊँ, सो आई हैड वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, राइट. सी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. सो मेरे पास मैंने हाइट को सब्जेक्ट बनाना है, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g ये मेरे पास फॉर्मूला है, यानी 2g यानी 2 इंटू 10 20. सो मैंने जो भी करना है वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 करना है. सो पहले मैं करती हूँ वेलोसिटी स्क्वायर क्या था 3 स्क्वायर ओके डिवाइडेड बाई 20. दिस इज 0.45 हाइट आई है. ठीक है, फिर मैंने 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20. अब मेरे पास कितनी हाइट आई है 1.8. ओके, तो अब मैं चेक करती हूँ कि इनके बीच में क्या रिलेशन है. 1.8 डिवाइडेड बाय 0.45 सी 4 यानी 4 से चेंज आ रहा है मेरे पास. सो 4 टाइम्स मैंने हाइट को इंक्रीज करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30. इन विच पेयर आर बोथ क्वांटिटीज मेजर्ड इन न्यूटन्स. फोर्स एंड प्रेशर नो, फोर्स इज इन न्यूटन्स, लेकिन प्रेशर पास्कल्स में होता है. देन फोर्स एंड वेट, यस वेट इज ऑल्सो मेजर्ड इन न्यूटन्स क्योंकि वेट भी फोर्स है एंड फोर्स भी फोर्स है. वाओ, सो दोनों न्यूटन्स में. ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन मैस एंड प्रेशर, मैस इज इन किलोग्राम्स एंड प्रेशर अगेन इन पास्कल्स. मैस इज इन किलोग्राम्स एंड वेट इज इन न्यूटन्स, लेकिन ऑप्शन बी में दोनों न्यूटन्स वाले, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट.